अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल 2 बायोकेमिस्ट्री में ना चैप्टर 21 की मार्किंग के बाद आप आते हैं चैप्टर नंबर 3 की मार्किंग से। चैप्टर 21 चैप्टर नंबर 20 मतलब 3 करने से ना आपके ये जो LOS है ना आपके मॉड्यूल 2 के ये कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपने चैप्टर 3 जो है ना लिपन कॉर्ड से करना है, तो स्टार्ट लेते हैं इससे। इसमें यह है कि चैप्टर 3 ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन वाला ना ये आपके सिलेबस में पूरा शामिल है। तो LOS में ना आगे पीछे करके लिखते हैं, लेकिन ये जब आप ये पूरा चैप्टर करेंगे तो आपके मैक्सिमम LOS कवर हो जाएंगे। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है कि ग्लोबुलर हीमोप्रोटीन हीम प्रोटीन्स उसमें कौन कौन सी होती हैं। एक हीमोग्लोबिन होती है, एक मायोग्लोबिन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो एक अबंडेंट होती है। अब इसमें ना आपने फ़र्क देखना है कि जो एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये किस तरह पोरफायरन रिंग होता है, एक हीम होता है। पोरफायरन रिंग किस तरह हीम के साथ किन बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, हीम की क्या मतलब उसकी होती है, हीम में कौन सी चीज़ें मोस्ट शामिल होती हैं, पोरफायरन रिंग में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ से आप देख लेते हैं हीमोग्लोबिन है, उसमें ग्लोबिन चेन होगी, एक हीम होगा। अब हीम में दो चीज़ होती है, एक आयरन होता है, एक प्रोटोपोरफायरन रिंग होता है, ठीक है। अब ग्लोबिन जो होती है ये अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होती है। तो अमीनो एसिड जो होंगे वो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वो अमीनो एसिड पूल में चले जाएंगे बॉडी में। अब हीम जो होती है ना उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ना तो उसमें आयरन और प्रोटोपोरफायरन रिंग अलग हो जाता है, और जब हीम की डिग्रेडेशन होती है तो बिलिरुबिन बनती है, बिलिरुबिन फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। हीम का स्ट्रक्चर पढ़ना है आपने, हीम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कौन सी लिंकेज होती है, ये MCQs में पूछी जाती हैं चीज़ें डिटेल से। यहाँ से फिर आप स्टार्ट हो रहा है मायोग्लोबिन का, पहले बताएगा वो, फिर बताएगा हीमोग्लोबिन का। तो ये आपके LOS में शामिल है कि मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बताओ, हीमोग्लोबिन का भी। तो है मायोग्लोबिन, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आगे डिटेल में लिखा हुआ है कि इसमें अल्फा हीलिक कंटेंट कौन से होते हैं, उसमें कौन से अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उनमें कौन सी बाइंडिंग पाई जाती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिटेल से, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये जितना भी लिखा हुआ ना ये आपके इसी तरह MCQs में पूछना है। सिंपल था, यही वाली लाइन उसने पूछी है कि कितने हिलिक्स पर मोस्टमल होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा होता है, ये चीज़ें होनी सारी। फिर रहता है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा, उनके दरमियान कौन सी लिंकेज होती है, ये सारी चीज़ें इसने बतानी आपने बतानी है। फिर इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन में। जब फंक्शनल हीमोग्लोबिन उसमें क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है। फिर ना डिटेल यहाँ स्टार्ट होती है कि अगर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन गेन करे तो उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का दूसरा नाम आर स्टेट भी होती है, आर फॉर्म भी होती है, रिलैक्स स्टेट होती है। तो ये अल्फा और बीटा जो चेंज होती हैं ये किस तरह ऑक्सीजन कहाँ पे आके बाइंड हो रही होती है ये बताना है आपने। और ये रिलैक्स किस तरह हो जाती है, कौन सी बॉन्डिंग, मतलब पहले हीमोग्लोबिन है, अब ऑक्सीजन कहाँ पे बाइंड हो रही है ये बताना है। फिर ऑक्सीजन जब बाइंड हो जाती है तो इसमें कौन सी चीज़ें जाती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। फिर जब ऑक्सीजन इससे टूटती है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, तो उसका दूसरा नाम टॉट फॉर्म होता है, टी फॉर्म होता है। और इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये वाली जो ऊपर वाली खड़ी है ना बॉक्सेस वगैरह, ये आपके MCQs हैं। यही पूछता है कि अब ऑक्सीजन बाइंड हुई है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कौन सा बॉन्ड बना है, ये आपने बताना होता है। उसके बाद आपने देखना है इसकी ऑक्सीजन दोनों की ना डिसोसिएशन कर्व देखनी है कि जब ऑक्सीजन इनके साथ बाइंड हो रही है तो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कर्व कहाँ पे जाती है। तो दोनों की ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कर्व भी और मायोग्लोबिन की यहाँ पे ना दी हुई है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की डिटेल दोनों में दी हुई है। अब आपने बताना है कि जो हीमोग्लोबिन है ना उसकी जो डिसोसिएशन कर्व होती है वो सिग्मोइडल कर्व होती है, मायोग्लोबिन की हाइपरबोलिक होती है। ये दोनों आपके MCQs हैं, हाइपरबोलिक और सिग्मोइडल, इधर भी डिटेल लिखी होगी। फिर आना है कि इन दोनों काम है ऑक्सीजन को बाइंड करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इनकी बाइंडिंग को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलिक फैक्टर कहते हैं। उसमें एक ऑक्सीजन है, एक pH है, एक CO2 का पार्शियल प्रेशर है और एक 2,3-B बायोफॉस्फोग्लिसरेट है, BPG। हर एक को डिटेल से आपने देखना है कि ऑक्सीजन किस तरह इसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाती है, कम करती है, किस लेवल पे बढ़ा रही है, किस लेवल पे कम कर रही है, ये सारी डिटेल इसमें लिखी होगी। उसके बाद आगे आना है आपने बोअर इफेक्ट में। बोअर इफेक्ट होता है CO2 का ही ज़्यादा इफेक्ट। ये वाइवा में बहुत पूछा, व्हाट इज बोअर इफेक्ट, हाउ इट इफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। बोअर इफेक्ट में ये होता है कि बॉडी में CO2 H पॉजिटिव है, ये एसिड है, CO2 भी एसिड होती है, ये दोनों याद रखना। जब CO2 और ये H दोनों एसिड हैं ये बढ़ेंगे तो pH कम हो जाएगी। जब बॉडी में pH कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है। यही एक लाइन याद कर लेना। और जब ये डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबलाइज, ये टी फॉर्म को स्टेबलाइज कर देगा और ये राइट शिफ्ट कर देगा HB कर्व को। इसी तरह MCQs आता है कि बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ा है तो शिफ्टिंग बताओ हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, वो राइट साइड पे जा रही है या लेफ्ट साइड पे जा रही है। तो ये डिटेल आपने इसमें देखनी है कि किस तरह बोअर इफेक्ट ना इसमें pH किस तरह इफेक्ट कर रही है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। फिर आप आ जाना तीसरी चीज़ 2,3-BPG का लेवल। 2,3-BPG किस तरह अटैच होती है, किस तरह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करती है, वो ये टेबल में आपने देखना है। और बाइंडिंग साइट देखनी है कहाँ पे बाइंड हो रही है और उसकी शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ पे शिफ्ट कर रही है। और इसके आगे अनीमिया में अगर बंदे में खून की कमी है तो 2,3-BPG के लेवल किस तरह होंगे और ये क्या इफेक्ट करेंगे। ये वाला वैसे फाइव में पूछा जाता है कि अनीमिया में इसका इफेक्ट बताओ। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है इसका कार्बन CO2 की बाइंडिंग। 4 फैक्टर पड़े तो ये आखिरी CO2 की बाइंडिंग में बोअर में भी आ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंडिंग ये चौथा फैक्टर था एलेस्टोरिक। इसको हम CO2 टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। जब ये बाइंड हो जाए तो ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ये ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी होती है इसकी। तो ये
अटैच ही रहती है और बंदे में ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो बंदा हाइपोक्सिया में और डेथ भी हो सकती है। तो इसका आपने बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है, तो इसमें ये आपने डिटेल पढ़नी है और ये किस तरह इफेक्ट कर रही है। उसके बाद आपके सिलेबस में शामिल है हीमोग्लोबिन की टाइप्स। हीमोग्लोबिन की ये लिखी हुई है अल्फा A2 फीटल और HbA1c। ये इनमें कौन कौन सी चेन कंपोजिशन होती है, कितने % होती है, ये आपने देखना है डिटेल में। फिर हर की डिटेल आगे लिखी हुई है कि फीटल हीमोग्लोबिन है तो उसमें कौन सी चेंज होती हैं, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, बनती कब है, किस तरह, सारा बताना है आपने। ये बच्चों में पहले फीटल है तो फिर हर किसी का इफेक्ट भी वहाँ पे ये देख रहा है कि 2,3-BPG का भी इफेक्ट उसने हीमोग्लोबिन में बताया F पे कि फैक्टर आपने वही 4 देखे हैं। अब हर हीमोग्लोबिन पे आपने फैक्टर अप्लाई कर देने हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हीमोग्लोबिन A2 क्या होती है, हीमोग्लोबिन A1c क्या होती है, ये थोड़ी आपने देखनी है कि ये MCQs में आती है कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का क्या नाम होता है, कहाँ पे ग्लाइसेशन हो रही होती है, ये बताना है आपने। ये होती है जो डायबिटीज़ वाले बंदे थे उसमें ये होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है ना, उसके एन टर्मिनल से वेलिन अमीनो एसिड के जो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप के साथ जो हमारा ग्लूकोज है वो अटैच होता है। ये वाली लाइन आप लिख लें उधर ही अपने पेज पे। तो आपको जब भी MCQ आएगा ना, तो नॉन इंजाइमेटिक, ये भी बताना है, नॉन इंजाइमेटिक ग्लाइसेशन ऑफ ग्लूकोज विद द बीटा ग्लूकोलिन चेन विद द वेलिन अमीनो एसिड फ्रॉम एन टर्मिनल। तो ये वाली लाइन आप याद कर लेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है कि अल्फ़ा जीन फैमिली, बीटा जीन फैमिली। अब जो हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं एक अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा चेन कौन बना रहा है, ये अल्फ़ा जीन फैमिली बना रही होगी, कितने कौन से क्रोमोसोम पे होंगे, कितने जीन होंगे। बीटा जो फैमिली है वो सिंगल जीन होगा, कौन से क्रोमोसोम पे होगा, कितनी चेन बना रहा होगा, तो ये आपने देख लेना इसमें से। फिर आ जाती है इनकी डिजीज़, हीमोग्लोबिनोपैथी, ये आपका ना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनर यहीं से MCQ उठाता है डिजीज़ से, वो डिजीज़ को बहुत टारगेट करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये कौन सी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, बीटा चेन में होती है। इसके डिसऑर्डर किस तरह होते हैं, अब ये हो जाए तो आगे ही इसमें सिकल सेल क्राइसिस क्या होता है, इसमें सिम्टम्स क्या आती हैं पेशेंट में, ये सिम्टम्स उसने बताई हुई हैं। फिर इसका आगे ट्रीटमेंट बताया होगा उसने। अच्छा, उसके बाद आपने सिकल सेल एनीमिया में टिश्यू एनाक्सिया कैसे होता है, ये वाइवा में पूछता है सारा कुछ। इसके आगे मजीद इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी पे, सिकल सेल एनीमिया होगी तो बंदे पे क्या इफेक्ट आएंगे वो बताने हैं आपने सारे। फिर ट्रीटमेंट बहुत इधर लिखा हो, इसमें ड्रग लिखी होगी हाइड्रोक्सी यूरिया, एंटी ट्यूमर ड्रग होती है लेकिन ये ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही होती है। ये वाइवा में वो बहुत पूछता है और MCQ में बहुत पूछता है। तो ट्रीटमेंट वैसे मैंने इधर भी लिख दिया इकट्ठा करके कि हाइड्रेशन देनी है, एनाल्जेसिक देनी है, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है आपने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है, हाइड्रोक्सी यूरिया देना है आपने, ठीक है। और अगर स्टेम सेल और ट्रांसप्लांटेशन भी आप कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा एक्सेसिव सिकल सेल एनीमिया हो रहा है तो। फिर उसके बाद बाकी डिजीज़ है, हीमोग्लोबिन C डिजीज़ क्या होती है, इसमें कौन सा अमीनो एसिड किसके साथ चेंज हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया में भी चेंजिंग होती है, इसमें भी चेंजिंग होती है। फिर हीमोग्लोबिन SC डिजीज़ में क्या होता है, ये सिकल सेल एनीमिया और दूसरे का कम्बिनेशन है ये। फिर ये मायोग्लोबिनोपैथीज क्या होता है, ये वाइवा में पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि ये एंजाइम एक डेफिशिएंट है, तो इसका नाम याद रखना है, इसका नॉर्मल फंक्शन याद रखना है कि ये करता क्या था, अब ये इफेक्ट हो गया है तो क्या क्या डिजीज़ आएंगी। इसमें एक लिखा हुआ कि चॉकलेट साइनोसिस क्या होती है और ब्राउन कलर ब्लड होता है, तो ये आपने देख लेना इसमें। फिर थैलेसीमिया की ना 4 टाइप्स होती हैं। हीमोग्लोबिन उसकी 2 चेन है ना, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा को देख लेना कि अल्फ़ा जो है क्रोमोसोम 16 पे उसके जीन्स होते हैं और जो बीटा है ना उसकी 11 पे होते हैं। अब ये जीन डिफेक्टेड हो जाए तो हमारे पास थैलेसीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया 4 टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद होता है अगर एक मतलब जीन डिफेक्टिव हो रहा है तो साइलेंट किलर है, अगर 2 डिफेक्ट हो रहे हैं तो वो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कहते हैं हम उसको, अगर 3 मतलब जीन जो हैं वो डिफेक्ट हो रहे हैं तो हीमोग्लोबिन H डिजीज़ कहते हैं हम, अगर 4 चारों इफेक्टिव हो रहे हैं, ये अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये सारे इफेक्टिव हो रहे हैं तो उसको हम हीमोग्लोबिन बार्ट कहते हैं। और ये इसमें ना बच्चों के ना हाइड्रोप्स फिटेलिस होता है, ये MCQs में आता है कि हाइड्रोप्स फिटेलिस है तो कौन सा थैलेसीमिया होगा, तो हीमोग्लोबिन बार्ट होगा, इसमें चारों इफेक्ट होंगे। तो यहाँ तक आपका करना चैप्टर, यहाँ पे ये एंड होता है। तो ये आपके सारे LOS कवर कर लेता है, ये चैप्टर आपने पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो इससे आपके ना फिजियोलॉजी की जो पोर्शन है, एनीमिया के पोर्शन है, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगी ये, इसको अगर डिटेल से आप पढ़ते हैं तो।